Hello children, you are welcome to NM Minds Arena. In this video, I am going to discuss very important question answers of the chapter Ruling the Countryside. This is a chapter from class 8th history. Very short question answers. Question number 1. When was the East India Company appointed as the Diwan of Bengal? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब नियुक्त किया गया था? आंसर है इसका ऑन 12th August 1765 the East India Company was appointed as the Diwan of Bengal. 12th अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का दीवान अपॉइंट किया गया था. सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डिड बंगाल फेस सिवियर फेमाइन? फेमाइन का मतलब होता है अकाल और सिवियर का मतलब है घनघोर. एंड हाउ मेनी पीपल वर किल्ड इन इट? बंगाल में कब बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था और कितने लोग उसमें मारे गए थे? ए टेरिबल फेमाइन अकर्ड का मतलब है घटित हुआ था इन बंगाल इन 1770 में बंगाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था. एंड अराउंड का मतलब है लगभग. बहुत सारे मीनिंग होते हैं कीवर्ड के, लगभग भी होता है. 10 million पीपल वर किल्ड और इसमें 10 करोड़ के करीब लोग मारे गए थे. Who were made the owners of land in permanent settlement? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे लैंड को मैनेज करने के तरीके निकाले थे. उनमें से एक था परमानेंट सेटलमेंट. तो इसमें लैंड का मालिक, ऑनर का मतलब क्या होता है? मालिक. लैंड का मालिक कौन था? द राजास एंड ताल्लुकदार्स वर रिकग्नाइज एज जमींदार्स. जो राजा थे और ताल्लुकदार थे उन्हें जमींदार माना गया था. एंड दे वर मेड द ओनर्स ऑफ लैंड और वो लैंड के ओनर्स थे यानी के मालिक थे. नेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड. जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस का मतलब है लागू करना, लागू किया गया था, तो उस समय पर इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे चार्ल्स कॉर्नवालिस. What did the permanent settlement actually mean? परमानेंट सेटलमेंट का क्या मतलब था? द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आप जानते हैं लैंड टैक्स होता है. द पीजेंट्स वर एक्सपेक्टेड टू पे वॉज फिक्स्ड परमानेंटली. परमानेंट सेटलमेंट से परमानेंटली को जोड़ लीजिए कि इसमें रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था कि तुम्हें इतने ही देने हैं. मान लो किसी पीजेंट को 1000 रुपीज पे करने हैं, फसल हुई या नहीं हुई तो उसे 1000 पे ही करना है. दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज्ड एवर इन फ्यूचर. उसे फ्यूचर में कभी भी बढ़ाया जाना नहीं था, वो फिक्स था बस. वॉट वॉज द एडवांटेज? एडवांटेज का मतलब क्या होता है? लाभ, फायदा. ओ परमानेंट सेटलमेंट टू द कंपनी. कंपनी को परमानेंट सेटलमेंट का फायदा क्या हुआ था? एज ए रिजल्ट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट द कंपनी वॉज एश्योर्ड ऑफ ए फिक्स्ड एंड रेगुलर इनकम. परमानेंट सेटलमेंट के परिणाम स्वरूप कंपनी को इस बात का विश्वास अब हो गया था कि उन्हें एक निश्चित और रेगुलर निरंतर इनकम मिलती रहेगी. Who introduced the महलवाड़ी सिस्टम एंड वेयर? महलवाड़ी सिस्टम किसने लागू किया था और कहाँ लागू किया था? एन इंग्लिश मैन नेम्ड होल्ट मैकेंजी, जिसका नाम होल्ट मैकेंजी था, डिवाइज द महलवाड़ी सिस्टम in the northwestern provinces
of the Bengal presidency in 1822 CE. तो जो होल्ट मैकेंजी थे, एक अंग्रेज थे, उन्होंने महलवाड़ी सिस्टम बनाया था बंगाल प्रेसिडेंसी के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके के लिए, प्रोविंस के लिए, प्रदेश के लिए 1822 में. What was the unit of measurement in महलवाड़ी सिस्टम? महलवाड़ी सिस्टम में मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? नाप. नाप की यूनिट क्या थी? महल और विलेज was the unit in the महलवाड़ी सिस्टम. महलवाड़ी सिस्टम में विलेज या महल ही यूनिट थी नापने की, मेजरमेंट की. Who was to pay revenue in the महलवाड़ी सिस्टम? महलवाड़ी सिस्टम में रिवेन्यू किसे देना था? इट वॉज डिसाइडेड, ये तय किया गया, दैट द विलेज वुड पे द रिवेन्यू इन द महलवाड़ी सिस्टम, कि गांव ही महलवाड़ी सिस्टम में रिवेन्यू देगा. उसमें पीजेंट देते थे परमानेंट सेटलमेंट में. हाउ डिड द दीवानी ऑफ बंगाल एम्पावर द कंपनी? एम्पावर का मतलब पावर देना, यानी कि सशक्त बनाना, शक्तिशाली बनाना. तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि बंगाल की दीवानी ने कंपनी को कैसे सशक्त बनाया, कैसे ज्यादा मजबूत बनाया. एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी. टेरिटरी का मतलब होता है एरिया. अंडर इट्स कंट्रोल, कंपनी के कंट्रोल में जितना भी एरिया था उसकी आर्थिक एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि शासक कंपनी बन गई थी. नाउ इट कुड एडमिनिस्टर द लैंड. अब वो लैंड को अपने हिसाब से कर सकती थी. ऑर्गेनाइज इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज, और उस पर कैसे रिवेन्यू लगाना है, कितना लगाना है, ये सब कुछ डिसाइड कर सकती थी. What did the wood producers in Europe want their government to do? Wood producers यानी कि वुड को पैदा करने वाले जो यूरोप में थे, वो अपनी सरकार से क्या करवाना चाहते थे और क्यों? The wood producers wanted their government to ban the import of indigo. वुड प्रोड्यूसर चाहते थे कि गवर्नमेंट इंडिगो, इंडिगो कहते हैं नील को, नील की भी खेती होती थी, उसके इंपोर्ट पर बैन लगा दे. इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे कंट्री से अपने देश में मंगाना. बिकॉज दे वर वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो, क्योंकि इंडिगो की वजह से जो कंपटीशन होने वाला था वो उससे चिंतित थे. व्हाई डिड क्लोथ डायर्स प्रिफर इंडिगो एज ए डाई? जो क्लोथ डायर थे यानी कि क्लोथ रंगने वाले, वो इंडिगो को ही डाई के रूप में पसंद क्यों करते थे? इंडिगो प्रोड्यूस्ड ए रिच ब्लू कलर. इंडिगो से एक अच्छा ब्लू कलर बनता था. whereas the dye from wood was pale and dull. जबकि वोड से बनने वाली डाई जो थी वो पेल, बिल्कुल धुंधली सी होती थी और डल होती थी. शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे. हाउ डिड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी चेंज एज द दीवान ऑफ बंगाल? बंगाल के दीवान के रूप में कंपनी की जिम्मेदारी कैसे बदल गई? रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी, उसे कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी. व्हेन द कंपनी गॉट दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, जब कंपनी को बंगाल के दीवानी के राइट्स मिल गए. राइट्स का मतलब क्या होता है? अधिकार. इट बिकेम द चीफ फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसे का, पैसे से संबंधित. एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एरियाज अंडर इट्स कंट्रोल, तो उसके कंट्रोल में जो भी एरिया थे वो उन सब के मुख्य पैसे से संबंधित शासनकर्ता बन गई. नाउ द कंपनी हैड टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज रिवेन्यू रिसोर्सेज, और जहां जहां से भी रिवेन्यू बन सकता था उसको मैनेज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, ये सब अधिकार अब कंपनी के पास थे. द कंपनी वॉज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट टेरिटरी, और कंपनी ही उस एरिया की के शासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है शासन,
यानी कि राजकाज चलाना शासन के लिए जिम्मेदार थी। इट हैड टू यील्ड इनफ रेवेन्यू, यील्ड का मतलब बनाना, उत्पन्न करना। अब ये इसकी जिम्मेदारी थी कि वो इतना काफी रेवेन्यू बनाए, वहां से ले, टू मीट द इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस, ताकि जो खर्चे बढ़ रहे हैं वो उनको पूरा कर सके। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? खर्च। शासन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही। हाउ डिड द बंगाल इकोनॉमी फॉल इनटू ए डीप क्राइसिस? क्राइसिस का मतलब होता है संकट। बंगाल की इकोनॉमी बहुत गहरे संकट में कैसे गिर गई, कैसे फंस गई? आफ्टर द कंपनी बिकेम द दीवान ऑफ बंगाल, कंपनी के बंगाल का दीवान बनने के बाद, इट बिगैन इट्स एफर्ट्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू, तो उसने अपने कोशिशें शुरू कर दी कि वह कैसे रेवेन्यू को बढ़ाए। एज मच एज, इतना ज्यादा, इट कुड बाय फाइन कॉटन, वो अच्छे वाली कॉटन को खरीद सके, एंड सिल्क क्लोथ, और सिल्क के कपड़े को खरीद सके, एज चीपली एज पॉसिबल, जितना ज्यादा सस्ता संभव हो वो उतना ज्यादा कॉटन को और सिल्क के कपड़े को खरीद सके। विद इन 5 years, 5 सालों में ही, द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल, जो सामान खरीदती थी कंपनी उसकी वैल्यू डबल हो गई केवल 5 साल में। बिफोर 1765 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। 1765 में कंपनी इंडिया से सामान खरीदती थी, कैसे? वो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर मंगाती थी, तब वो उस गोल्ड और सिल्वर से सामान यहां से खरीदती थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अब वो इतना रेवेन्यू बंगाल से इकट्ठा करते थे कि यहां से सामान खरीदकर एक्सपोर्ट भी करते थे। एक्सपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देश में भेजना। दिस कॉज ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल विच पैरालाइज इट्स इकोनॉमी। इसकी वजह से बंगाल में रेवेन्यू का बहुत लॉस हुआ और यहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल पैरालाइज हो गई। What did the company officials learn from their past experiences as administrators? कंपनी के ऑफिसरों ने एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपने पहले अनुभवों से क्या सीखा? As administrator, the company officials learned a lot from their past experiences. शासक के रूप में कंपनी के ऑफिसर्स ने अपने पहले अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। द ऑफिशियल्स हैड टू मूव विद ग्रेट कॉशन, कॉशन का मतलब होता है सावधानी। अब जो ऑफिसर थे वो बड़ी सावधानी से आगे बढ़ते थे, सिंस दे रिप्रेजेंटेड एन एलियन और फॉरेन पावर, क्योंकि उन्हें अब एक विदेशी पावर समझा जाता था। दे हैड टू पैसिफाई द लोकल पीपल, पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। उन्हें यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्हें भी शांत करना पड़ता था। Who had ruled the countryside, जो देहातों में शासन करते थे, and yielded extensive power in the society, और उनकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा पावर थी। The company officials knew it well, कंपनी के ऑफिसर इसे अच्छी तरह जानते थे, that these local rulers would only be controlled and not entirely eliminated, कि जो लोकल रूलर्स हैं इन्हें केवल वो कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते। एलिमिनेट का मतलब होता है समाप्त करना, वो उन्हें पूर्णतया खत्म नहीं कर सकते। What were the consequences? Consequences का मतलब होता है परिणाम। Of the economic crisis that gripped Bengal, बंगाल में जो इकोनॉमिक संकट आया था उसके क्या परिणाम हुए? आर्टिजन्स बिगेन टू लीव विलेजेस। आर्टिजन्स कौन होते हैं? कारीगर। जो कारीगर लोग थे वो गांव छोड़ के जाने लगे, सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस। क्यों जाने लगे? क्योंकि कंपनी उन्हें बाध्य करती थी कि वो कम कीमत पे सामान उन्हें ही बेचे। दूसरा रीजन क्या था? पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज
that were being demanded from them. कि पीजेंट से बहुत ज़्यादा पैसा मांगा जा रहा था और वो उसे देने में असमर्थ थे. आर्टिजनल प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन. तीसरी वजह थी कि जो कारीगरी के सामान थे वो कम हो रहे थे. एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स. और जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन का मतलब होता है पैदावार, और जो खेती की पैदावार थी वो भी अब बहुत कम होती जा रही थी. द मोस्ट टेरिबल कॉन्सिक्वेंस, बहुत ही भयंकर जो परिणाम था, केम टू बी सीन इन 1770. वो आया 1770 में. व्हेन ए टेरिबल फेमाइन हिट बंगाल. एक भयंकर अकाल बंगाल में पड़ा, किलिंग 10 मिलियन पीपल, जिसमें 10 करोड़ लोग मारे गए. अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट. और 1/3 जनसंख्या खत्म हो गई. वाइप्ड आउट का मतलब होता है समाप्त हो जाना, यानी कि वो लोग मर गए, समाप्त हो गई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड अंडर द रयाती सिस्टम. जो रयाती सिस्टम था उसमें इंडिगो की खेती कैसे होती थी. अंडर द रयाती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स्ड रॉयट्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट. जो प्लांटर से, यानी कि जिनके बड़े बड़े फार्म थे, वो रैयत को विवश करते थे कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, नोन एज सत्ता, जिसे सत्ता कहते थे. एट टाइम्स, कभी कभी दे प्रेशराइज्ड द विलेज हेडमैन. कभी कभी तो वो विलेज के गांव को, प्रधान को प्रेशर डालते थे उस पर, टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करे. गोट कैश एडवांसेस फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो. और वो प्लांटर से ही मतलब लोन ले, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंडिगो उगाने के लिए. ये भी जबरदस्ती करते थे कि लोन भी उनसे लेना है. बट द लोन कमिटेड द राइट टू कल्टीवेटिंग इंडिगो ऑन ए एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया. और अगर प्लांटर से लोन लिया तो तुम्हारा जितना एरिया है उसके 25% पे, यानी कि 1/4 पे इंडिगो ही उगाना होगा. द प्लांटर्स प्रोवाइडेड द सीड. प्लांटर्स ही सीड देते थे. एंड ड्रिल एंड वाइट द कल्टीवेटर्स प्रिपेयर द सॉइल. जो कल्टीवेटर्स थे वो सॉइल को तैयार करते थे, सॉट द सीड, बीज बोते थे, एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप, और क्रॉप की देखभाल करते थे. आफ्टर द हार्वेस्ट, फसल के बाद, द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर्स. जो पूरी की पूरी फसल थी वो प्लांटर्स को सौंप दी जाती थी. व्हाई डिड द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो इंक्रीज इन द लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन. जो लेट 18th सेंचुरी का ब्रिटेन था उसमें भारत से मिलने वाले इंडिगो की डिमांड क्यों बढ़ गई. ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी के एंड तक ब्रिटेन ने इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर दिया. एज ए रिजल्ट इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपैंडेड ड्रामेटिकली. परिणाम स्वरूप जो कॉटन का प्रोडक्शन था वो बहुत बढ़ गया. एक्सपैंड का मतलब बढ़ना. दिस क्रिएटेड एन इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लोथ डाइज, जिसकी वजह से क्लोथ डाई की, यानी कि डाई करते थे, रंगते थे कपड़े को, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई. वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज. और जैसे ही इंडिगो की डिमांड बढ़ी, इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका कोलैप्स्ड फॉर सेवरल रीजन. जो वेस्ट इंडीज से और अमेरिका से इसकी सप्लाई आती थी वो कुछ कारणों से कोलैप्स हो गई, यानी कि खत्म हो गई. बिटवीन 1783 and 1789 the production of indigo in the world fell by half. 1783 से 1789, यानी कि इन 6 सालों में वर्ल्ड में ही इंडिगो की पैदावार आधी रह गई. क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई. और जो ब्रिटेन में क्लोथ डायर से, अब वो इंडिगो की सप्लाई कहाँ से मिले, इसको उसके नए नए सोर्सेज, नए नए तरीके ढूंढने लगे. एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट, द रैयतवाड़ी सिस्टम एंड महलवाड़ी सिस्टम. इन तीनों सिस्टम के बारे में ब्रीफ में बताइए. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए.
एग्जाम में बहुत आता है ये। परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट इज ए सिस्टम ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन। परमानेंट सेटलमेंट रिवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था विच वॉज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल एंड बिहार, जिसे कि बंगाल और बिहार के एरिया में लागू किया गया था बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। द एंटायर वर्क ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन वॉज असाइंड टू जमींदार्स। रिवेन्यू कलेक्शन का जो पूरी जिम्मेदारी थी, पूरा काम था, वो जमींदारों को सौंप दिया गया था। हु वर गिवन हेरिडेटरी राइट्स ओवर द लैंड, और उन्हें पैतृक अधिकार लैंड के ऊपर दिया गया था इस शर्त पर दैट दे वुड पे ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट एवरी ईयर, कि वो हर साल गवर्नमेंट को एक निश्चित अमाउंट देंगे टैक्स के रूप में, रिवेन्यू के रूप में। अब रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था? दिस सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू कलेक्शन was introduced by the British in the Madras and Bombay Presidency। दूसरा फर्क ये है, जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, ये भी लैंड रिवेन्यू कलेक्शन का ही सिस्टम था। इसे ब्रिटिश के द्वारा मैड्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। द गवर्नमेंट मेड सेटलमेंट विद द फार्मर्स। इस बार गवर्नमेंट ने सेटलमेंट किसानों के साथ किया फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अबाउट 30 सालों के लिए। द फार्मर्स, अब क्या था सेटलमेंट? The farmers had to pay 50% of their production to the government every year। कि किसान जो भी कुछ अपनी खेती करेंगे उसका 50% उन्हें गवर्नमेंट को देना होगा। द सेटलमेंट कुड बी रिवाइज आफ्टर द स्टिपुलेटेड पीरियड, और इस सेटलमेंट को 30 सालों के बाद ही चेंज किया जा सकेगा। अब महलवाड़ी सिस्टम क्या था? होल्ट मैकेंजी एन इंग्लिश मैन इंट्रोड्यूस ए न्यू सिस्टम और महलवाड़ी इन 1822। इस सिस्टम को होल्ट मैकेंजी ने लागू किया था, जो एक अंग्रेज थे, और ये 1822 में लागू हुआ था। इन दिस सिस्टम द रिवेन्यू कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। जो रिवेन्यू कलेक्टर थे वो एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, इंस्पेक्टिंग एंड मेजरिंग द लैंड। उन्होंने लैंड का इंस्पेक्शन किया और उसे नापा। एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप। अलग अलग ग्रुप के क्या अधिकार हैं, क्या रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनका रिकॉर्ड तैयार किया। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू वाज कैलकुलेटेड फॉर ईच विलेज। हर गांव के लिए कितना रेवेन्यू बन सकता है, इसकी कैलकुलेशन करी। दिस डिमांड वाज नॉट फिक्स्ड। ये डिमांड फिक्स नहीं थी। एंड कुड बी रिवाइज, और इसे बदला जा सकता था, रिवाइज किया जा सकता था। द विलेज हेडमैन एंड नॉट द जमींदार वॉज गिवन द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रिवेन्यू। रिवेन्यू को इकट्ठा करने का और उसे कंपनी को डिपॉजिट करने का अधिकार अब जमींदार का नहीं था, अब था विलेज हेडमैन का। एक और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन इंडिगो प्रोडक्शन। इंडिगो की खेती में, इंडिगो के प्रोडक्शन में कौन सा तरीका अपनाया जाता था? इंडिगो प्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस। आफ्टर हार्वेस्ट, यानी कि पैदावार के बाद, द इंडिगो प्लांट वॉज टेकन टू द वट्स। इंडिगो प्लांट को वट पे लेके जाते थे, यानी कि जो एक बहुत बड़ा बर्तन होता था। फर्मेंटिंग और स्टोरेज वेसल इन इंडिगो फैक्ट्री। 3 और 4 वट्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई। डाई बनाने के लिए 3 या 4 वट चाहिए होते थे, जिसे आप टब समझ सकते हैं। ईच वट हैड ए सेपरेट फंक्शन। हर एक वट का अलग काम था। द लीव्स स्ट्रिप्ड ऑफ द इंडिगो प्लांट। इंडिगो प्लांट की पत्तियां निकाली जाती। वर फर्स्ट सॉक्ड इन वार्म वाटर। पहले उन्हें गर्म पानी में भिगोया जाता है। इन ए वट नोन एज द फर्मेंटिंग वट फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे तक। इसे फर्मेंटिंग वट बोलते थे इस वाले को। When the plant fermented, जब प्लांट फर्मेंट हो जाता था, the liquid began to boil and bubble। तो जो लिक्विड है उसे बॉयल करते थे और बबल करते थे। नाउ द रोटन लीव्स वर टेकन आउट। अब जो सड़ी हुई पत्तियां होती थी उन्हें बाहर निकाल लेते थे। एंड द लिक्विड ड्रेन इनटू अनदर वट, और लिक्विड को दूसरे वट में डालते थे। दैट वाज प्लेस्ड जस्ट बिलो द फर्स्ट वट, जो कि पहले वाले वट के नीचे रखा जाता था। इन द सेकेंड वट नॉन एज द बीटर वट, जिसे बीटर वट कहते थे, द सोल्यूशन वॉज कंटिन्यूसली स्टिर्ड। उसमें सोल्यूशन को लगातार हिलाते थे। एंड बीटन विद पैडल्स, और उसे बीट करते थे पैडल से। व्हेन द लिक्विड ग्रेजुअली टर्न ग्रीन, फिर लिक्विड ग्रीन हो जाता था। एंड देन ब्लू, फिर ब्लू होता था। लाइम वाटर वॉज एडेड टू द वट, फिर उसमें लाइम वाटर मिलाते थे। ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेटेड आउट इन फ्लैक्स,
जो इंडिगो था वो फ्लैग के रूप में ऐसे छोटे छोटे पार्ट के रूप में अलग हो जाता था। ए मडी सेटलमेंट सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द वट, और वट की तली में एक मडी यानी कि कीचड़ जैसी चीज जम जाती थी। एंड क्लियर लिक्विड रोज टू द सरफेस, और जो साफ लिक्विड होता था वो ऊपर आ जाता था। द लिक्विड वर ड्रेन्ड ऑफ, उस लिक्विड को ही बाहर निकालते थे। एंड द सेडिमेंट दैट इज इंडिगो पल्प, जो कि इंडिगो का पल्प होता था, गुदा होता था, ट्रांसफर टू अनदर वट, उसे दूसरे वट में ले जाते थे, नोन एज द सेटलिंग वट, जिसे सेटलिंग वट कहते थे। एंड देन प्रेस्ड एंड ड्राइड फॉर सेल, और उसे ही वे प्राइस करके और सुखा कर सेल के लिए बेचते थे। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर जरूर करिए, क्योंकि उससे अच्छा लगता है कि हाँ भाई आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।